हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हम समझने वाले हैं रॉबरी एंड डकैती के बारे में। तो लूट और डकैती के टॉपिक को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर नंबर 17, जो हमें संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बताता है। ये आपका सेक्शन नंबर 303 से लेके 334 तक दिया गया है। बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम अलग अलग वीडियोज़ में जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समझा था चोरी और उद्यापन के बारे में, यानी चोरी, और इसके साथ ही एक और ऑफेंस था स्नैचिंग का, और साथ ही हमने पढ़ा था एक्सटॉर्शन के बारे में। तो वहाँ आपके 308 तक के सेक्शंस हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जो प्लेलिस्ट है BNS की, वहाँ जाकर आप देख लेना। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हुए इसी चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 309 से लेके 313 तक के सेक्शंस, जो हमें लूट और डकैती के बारे में बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके हर एग्जाम में आएगा, जहाँ पे भी आपका लॉ ऑफ क्राइम का पेपर है। ठीक, इसके बाद है आपका 314 से 15 तक के आपराधिक दुर्विनियोग। इसके बाद हम देखेंगे न्यासभंग का टॉपिक, जो आपराधिक न्यासभंग होता है। उसके बाद चुराई हुई प्रॉपर्टी, चीटिंग का दिया गया है एक ऑफेंस। एक दिया गया है कपटपूर्ण विलेख और संपत्ति व्ययन। 324 से 28 तक रिश्ती मिसचीफ के बारे में बताता है। एंड 329 से लेके 334 तक दिए गए हैं आपके आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास। तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं इस चैप्टर के अंदर, सारे के सारे ही संपत्ति के विरुद्ध दिए गए हैं। और यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपको BNS के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो भारतीय न्याय संहिता से ही है और चैप्टर नंबर 17 हमारा चल रहा है। इसमें पिछली वीडियो में चोरी और एक्सटॉर्शन को हम समझ चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे डकैती और लूट के बारे में। रॉबरी एंड डकैती एक ऐसा टॉपिक है जो हम भारतीय दंड संहिता में भी पढ़ते थे और भारतीय न्याय संहिता में भी दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 309 की, जो लूट के बारे में हमें बताता है। अब इसमें हमें अलग अलग सबसेक्शन देखने को मिलेंगे। अलग अलग सबसेक्शन में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे लूट के बारे में, तो इसका सबसेक्शन 1 देखो क्या कह रहा है। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि सभी तरह की जो लूट है उसमें या तो चोरी होती है या फिर उद्यापन होता है। ओनली इतनी सी बात करता है सबसेक्शन 1, यानी उपधारा 1 कहती है कि किसी भी तरह की लूट हो उसमें या तो आप चोरी देखोगे या फिर उद्यापन देखोगे। ठीक, सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि चोरी कब लूट बन जाती है, चोरी कब लूट है। अब इन चीज़ों को हमें पढ़ना है बहुत ही ध्यान से कि चोरी कब लूट बन जाती है। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि चोरी लूट है अगर उस चोरी को करने के लिए, उस चोरी को करने में या प्रॉपर्टी को ले जाने या उसके प्रयत्न में, मतलब उसकी कोशिश में, अपराधी जो अपराधी है उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपति मतलब साधारण चोट, सदोष अवरोध मतलब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, तत्काल मृत्यु मतलब तुरंत मृत्यु, या तत्काल उपति या तत्काल सदोष अवरोध, ये सारी चीज़ें अगर हैं चोरी की प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए, चोरी करने में, चोरी करने के लिए या उसकी कोशिश में, अगर ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है ना, तो वो आप मानोगे कि वो लूट बन चुकी है, वो चोरी नहीं है। तो इनमें से किसी भी चीज़ का या तो डर दिखाना या डर दिखाने की कोशिश करना चोरी करते हुए, अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसे आप लूट कहोगे, चोरी नहीं कहोगे। ठीक, समझ आया? बहुत ही सिंपल है। इसके बाद ये तो बात कर रहा था कि कब आपकी चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट बढ़ो, एक्सटॉर्शन कब लूट बन जाता है। हमने पिछली वीडियो में 2 तरह के ऑफेंस पढ़े थे ना, एक तो था चोरी का, थेफ्ट का ऑफेंस, और एक पढ़ा था एक्सटॉर्शन का ऑफेंस। एक्सटॉर्शन और थेफ्ट क्या होता है ये आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो, है ना। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, डिस्कस किया था केस लॉ के साथ। तो एक्सटॉर्शन कब आपका लूट बन जाता है, कब अगर कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करता है, उद्यापन करता है और वो लूट में बदल जाता है। तो सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर अपराधी
वह उद्यापन करते समय डर में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का डर में डालकर उद्यापन करता है, या इस तरह डर में डालकर डर में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज़ उसी समय और वहीं परिदत्त करने की, मतलब उससे लेने के लिए उसको उत्प्रेरित करता है, कहता है कि तुरंत दो मुझे। तो अगर इस तरीके से कोई करता है तो आपका एक्सटॉर्शन लूट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो गया? लूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लो क्या होता है कि कई सारे लोग हैं। वैसे एक्सटॉर्शन एक ऐसा ऑफेंस है अकेला व्यक्ति भी कर सकता है ना, चोरी भी अकेला व्यक्ति कर सकता है। तो जैसे मान लो कई सारे लोग हैं, अब वे लोग क्या करते हैं, किसी के घर में घुस गए, घर में घुसे, घर के लोगों को बांधा वगैरह, उन्हें मतलब बांध दिया रस्सियों से, और उनके पास जो भी पैसे वगैरह थे, जो भी ज्वेलरी वगैरह थी, वो सब उनसे ले ली। लेकिन अगर बाहर क्या होता है कि अब देखो, घर के लोगों को बांध दिया, उनसे ज्वेलरी ले ली, उनसे पैसे ले लिए जो भी उन लोगों के पास थे, और उन्हें इस चीज़ का डर दिखाया कि या तो पैसे और ज्वेलरी रख दो, अदरवाइज़ तुम्हें मार दिया जाएगा, या तुम्हें चोट पहुंचाई जाएगी, या तुम्हें सदोष अवरोध में रखा जाएगा। इस तरीके का मतलब कोई भी तुरंत उसी समय वो चीज़ उनको देने के लिए वहीं पर उत्प्रेरित किया, तो ये क्या हो गई? ये लूट हो गई ना, है ना। चोरी में क्या होता है, कोई व्यक्ति छुपकर किसी चीज़ को कर रहा है, किसी के कब्जे से उसकी कंसेंट के बिना कोई चीज़ ले रहा है, हटा रहा है। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति, एक्सटॉर्शन मैंने कहा था ना कि सामने आकर कोई किसी को धमकाता नहीं है ना, छिपकर ऐसा करता है कोई व्यक्ति। लेकिन वही एक्सटॉर्शन आपका लूट में बदल जाता है जब आप सामने आते हो और किसी को धमकाते हो, किसी को पिस्तौल दिखा रहे हो कि अभी के अभी पैसा दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, इस तरीके की धमकी देते हो, तो वो एक्सटॉर्शन आपका लूट में बदल गया। तो यही कहता है सबसेक्शन नंबर 3। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक्सप्लेनेशन कहता है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है अगर वो डर में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। मतलब इसमें हमने पढ़ा कि वैसे तो देखो एक्सटॉर्शन ज़्यादातर सामने आकर नहीं करता कोई पर्सन, है ना, जैसे फ़ोन वगैरह पे धमकी दे दी। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने ही मौजूद है और आपके सामने ही आपके मुंह पे आपको धमकी दे रहा है कि जल्दी से पैसा यहाँ रखो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो इस तरीके की उस व्यक्ति ने धमकी दी, तो तब आप उसे कहोगे कि अपराधी यहाँ पर उपस्थित है, पर्याप्त रूप से आपको धमकी देने के लिए, आपको डर में डालने के लिए आपके पर्याप्त रूप से निकट है। बस यही बात करता है एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, ये जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है जो हमने पिछली लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे, है ना। इन्हीं से कुछ मिलते जुलते एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहले देखेंगे कि चोरी कब लूट बन जाती है, उसका एग्जाम्पल। जैसे ए जो है वो वाई को मान लो दबोच लेता है, ऐसे ही वाई जा रहा है सड़क पे और उसने वाई को पकड़ लिया, ए ने। अब उसने क्या किया, वाई के कपड़ों में जो पैसे थे, जो भी ज्वेलरी रखी थी, वो फटाफट निकाल ली और उसे अपने कब्जे में ले लिया वाई की सहमति के बिना। वाई की कोई कंसेंट नहीं थी, तो यहाँ पे ए ने ले लिया। तो यहाँ पे ए ने क्या की है, चोरी की है। ठीक, अब अगर मान लो वो उसी चोरी को करने के लिए वाई को चोट पहुँचाने की भी धमकी दे रहा है, चोट पहुँचाने की धमकी दे रहा है ना, कि तुम्हारा सर फोड़ दूंगा या इस तरीके से कुछ भी, मतलब चोट पहुँचाने की धमकी, सिंपल। तो ए ने क्या कर दी, लूट कर दी। अब उसकी जो चोरी थी वो लूट में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, लूट थी ना, लूट बन गई, चोरी लूट बन गई। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, ए जो है वो वाई को एक हाईवे पे मिलता है और एक पिस्तौल दिखाता है, और वाई के पास जो भी थैली है उसको उससे मांगता है, और वाई क्या करता है, डर में उसको थैली दे देता है क्योंकि ए ने उसको पिस्तौल दिखाई इस डर में। अब यहाँ पर ए ने वाई को तुरंत उसी समय चोट का ही तो डर दिखाया कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए, ये थैली नहीं दी जो तुम्हारे हाथ में है, तो मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा या पिस्तौल से शूट कर दूंगा, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, पहले एक्सटॉर्शन था, लेकिन एक्सटॉर्शन के साथ साथ आप चोट दिखाने की भी तो धमकी दे रहे हो, चोट पहुंचाने की धमकी दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये लूट बन गया। अब ये एक्सटॉर्शन नहीं रहा। तो यही फ़र्क होता है लूट में, चोरी में और एक्सटॉर्शन में।
अब डिस्कस करेंगे दो केस लॉज। सबसे पहला केस आता है हसरत शेख 1866 का और दूसरा केस है टिकई भीर 1866, यानी दोनों ही केस लॉज काफ़ी पुराने हैं। पहले वाला जो केस है हसरत शेख का, इस मामले में होता क्या है कि दो लोग होते हैं ए और सी, दोनों ही क्या करते हैं, एक आम का पेड़ होता है उससे आम चोरी करते हुए बी के द्वारा देख लिए जाते हैं। मतलब एक तीसरा व्यक्ति है बी जो उन दोनों को आम चुराते हुए आम के पेड़ से देख लेता है। सी क्या करता है, बी को धक्का देता है जिससे बी जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है ये लूट का है ना, इसको लूट का मामला माना गया, चोरी का नहीं माना गया, क्योंकि जिस तरीके से सी ने बी को धक्का दिया, उसको चोट पहुंचाई, तो इसको हम चोरी तो कहेंगे नहीं, सीधा सीधा ये लूट का मामला माना गया। नेक्स्ट है टिकई भीर 1866। इस मामले में होता क्या है कि एक एक्यूज था, उसने एक महिला के गले से जो नेकलेस था उसको खींचा जिससे उस महिला को चोट आ गई और महिला के गले से जो था वो खून बहने लगा। तो एक्यूज को यहाँ पर भी लूट का ही दोषी ठहराया गया। तो दोनों ही केसेस जब हमने देखे तो दोनों ही केसेस आपके लूट से डील करते हैं। तो जिस तरीके से हमने इस सेक्शन में देखा कि कैसे चोरी कब लूट बन जाती है या उद्यापन एक्सटॉर्शन कब लूट बन जाता है, तो वही सारी चीज़ें केस लॉ के माध्यम से और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। ठीक, केस लॉ समझने के बाद अब हम बात करते हैं लूट की पनिशमेंट की, कि अगर कोई व्यक्ति लूट करता है तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी। तो जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो इस सेक्शन का, सेक्शन 309 का सबसेक्शन 4 इसके पनिशमेंट के बारे में बताता है कि अगर कोई व्यक्ति लूट करता है तो वो कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा। और वो कठिन कारावास कितना होगा, वो होगा 10 साल का। और साथ ही यहाँ पे जुर्माना भी बताया गया है कि इसके साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा उस पर्सन पर जो लूट करता है। मतलब 10 साल के कठिन कारावास के साथ जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ दी गई है कि अगर लूट हाईवे पर की जाती है, राजमार्ग पर की जाती है, वो भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, मतलब सूरज छिपने के बाद और सूरज छिपने से पहले बीच के दौरान अगर लूट हाईवे पर की जाती है तो उसके लिए अलग से पनिशमेंट दी गई है और कारावास है वहाँ पर 14 साल का। ठीक, तो थोड़ा सीरियस जब नेचर का हो जाता है, लूट का नेचर जब सीरियस हो जाता है, रात के टाइम पे हो रही है और हाईवे पर हो रही है, तो उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पे 14 साल की दी गई है। सबसेक्शन 5 बात करता है अटेम्प्ट की। जब कोई व्यक्ति लूट का अटेम्प्ट करता है, उसको करने का प्रयत्न करता है, तो अटेम्प्ट की सज़ा अलग से दी गई है। तो इसके लिए है कठिन कारावास जो 7 साल का होगा और जुर्माना। ठीक, तो अटेम्प्ट कहाँ पर दिया गया है, सबसेक्शन 5 में, है ना। और इसके बाद आता है सबसेक्शन 6, लूट करने में स्वेच्छया उपहति। मतलब आप लूट करने जा रहे हो और आपने लूट करने के साथ साथ सामने वाले को चोट पहुंचा दी, वो भी जानबूझ के चोट पहुंचाई। तो सबसेक्शन 6 कहता है कि जो कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में, लूट करे चाहे लूट की कोशिश करे और उस कोशिश में वो किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा देता है, तो ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट में या लूट के प्रयत्न में संयुक्त तौर पर संबंधित होगा, जो उनके साथ जॉइंटली उस काम में लगे होंगे लूट करने में, तो वो यहाँ पर आजीवन कारावास से या 10 साल के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये जितने भी सबसेक्शन थे ये सारे के सारे हमें लूट के बारे में बता रहे थे, है ना। सबसेक्शन 1 अलग बात कर रहा है, सबसेक्शन 2 बता रहा है कि चोरी कब लूट है, सबसेक्शन 3 हमें बताता है कि उद्यापन एक्सटॉर्शन कब लूट बन जाता है, सबसेक्शन 4 ने हमें बताया लूट की पनिशमेंट, सबसेक्शन 5 ने हमें बताया अटेम्प्ट के बारे में कि लूट का अगर कोई अटेम्प्ट करेगा तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, सबसेक्शन 6 हमें बता रहा है कि लूट करने में अगर कोई जानबूझ के चोट पहुंचाता है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर हर चीज़ की पनिशमेंट अलग अलग दी गई है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते थे, हम पढ़ते थे आईपीसी में भी, ठीक। लेकिन बीएनएस में देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसेक्शन के अंदर डाल दी गई हैं, अलग से इनके लिए यहाँ पर सेक्शन नहीं बनाया गया है, ठीक। तो लूट का ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम डेकोइटी के टॉपिक की तरफ। बात करेंगे सेक्शन नंबर 310 की। ये बात करता है एक बिल्कुल अलग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डकैती का, यानी डकैती की परिभाषा दी गई है 310। इसमें भी काफ़ी सारे सबसेक्शन दिए गए हैं और हर सबसेक्शन, हर उपधारा अलग बात करती है। सबसे पहले बात करेंगे डकैती के अपराध की। तो इसका सबसेक्शन 1 यानी उपधारा 1 ये कहती है 310 जब हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट में कि जब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं, देखो दोनों चीज़ें हैं,
चाहे तो जॉइंटली 5 या 5 से ज़्यादा लोग लूट करें मिलकर या लूट की कोशिश करेंगे, ठीक, दोनों ही चीज़ देखनी है। या जहाँ वे व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं, लूट का प्रयत्न करते हैं, और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं ऐसी लूट करने में प्रयत्न में मदद करते हैं। मतलब लूट करने में अगर कोई मदद कर रहा है, लूट की कोशिश कर रहा है या लूट कर रहा है, जो कुल मिलाकर 5 या 5 से ज़्यादा हैं, तब हर व्यक्ति के बारे में जो इस तरह से लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, ये कहा जाता है कि वो डकैती करता है। तो देखने वाली बात ये है कि सबसेक्शन 1 310 का ये बताता है कि कोई व्यक्ति अगर डकैती में शामिल है, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप है और वो जॉइंटली मिलकर डकैती करते हैं, डकैती का प्रयत्न करते हैं या उस एक्ट को करने में मदद करते हैं, तो वो यहाँ पे डकैती का ऑफेंस करते हैं। गौर करने वाली बात एक और ये है कि जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें ध्यान देना है कि डकैती के लिए मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। मिनिमम 5 चाहिए, बाकी 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, लूट करना या लूट की कोशिश करना या लूट में मदद करना, जब ये 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं जॉइंटली और लूट करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, उसमें मदद करते हैं, तो तीनों में से अगर कोई भी एक्ट हो गया 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के द्वारा, तो वो डकैती का अपराध माना जाएगा। सिंपल। सब सेक्शन 1 ओनली हमें यही बता रहा है, जब हम बेयर एक्ट में भी देखते हैं। अब हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे 2 केस लॉस से। देखो, केस लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक के हिसाब से, जो टॉपिक आपका एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले केस देखेंगे कोसोरी पाटर 1867, बहुत पुराना केस है, ठीक। इस मामले में होता क्या है कि ये पता लगता है कि घर में डकैती पड़ने वाली है। अब परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं इस डर से कि यहाँ पर तो डकैती पड़ने वाली है। उसके बाद बहुत से लोग आते हैं वहाँ पे और डाका डालने लगते हैं। तो घर में जितनी भी प्रॉपर्टी रखी होती है वो सारी की सारी उठा के ले जाते हैं जो डकैती डालने आते हैं। जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट इस मामले पे ये जजमेंट देती है कि ये जो अपराध था वो डकैती का अपराध था, क्योंकि घर के जो मेंबर्स थे वो चोट के डर से घर छोड़कर भाग गए थे और यही अपराध का सबूत है, ऐसा कोर्ट ने इस केस में कहा। तो काफ़ी पुराना केस था और डकैती के लिहाज से ये जो आपका टॉपिक है इसके लिहाज से बहुत ही अच्छा केस है। नेक्स्ट केस है लिंगैया 1958। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है इस टॉपिक के लिहाज से। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर डकैती करने वाले लोग केवल 5 हैं, यानी जिन लोगों ने डकैती डाली है वो संख्या में अगर केवल 5 है और इन 5 में से केवल 3 को ही पनिशमेंट दी गई है और शेष 2 जो हैं उनको डकैती के लिए आप दोषी सिद्ध नहीं ठहरा सकते, मतलब उनके खिलाफ कुछ चीज़ साबित ही नहीं हुई, उनके खिलाफ ये प्रूव ही नहीं हुआ कि उन्होंने डकैती डाली थी। तो क्योंकि डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 लोग होने चाहिए, मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, तो इसीलिए ये मामला डकैती के मामले में नहीं आएगा। फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये लूट के केस में चला जाएगा, है ना, क्योंकि लूट में तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया ना कि कितने पर्सन होने चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही बात बोली कि मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। तो एक तरीके से कोर्ट ने इस केस में यहाँ पे नंबर पर फोकस किया है कि डकैती के अपराध के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, तो मिनिमम 5 लोग होने चाहिए। अब 5 में से 3 को पनिशमेंट मिल गई, 2 बरी हो गए, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो केस है अब ये डकैती नहीं माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर किया। अब बढ़ते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। अब देखो, सब सेक्शन 1 हमने समझा। सब सेक्शन 1 बता रहा था कि डकैती किसे कहेंगे और उसके लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति लूट करता है, उसकी कोशिश करता है या उसमें मदद करता है तो वो डकैती के अपराध का दोषी होगा। अब सब सेक्शन 2 बात करता है पनिशमेंट की। ये कहता है कि जो कोई डकैती का अपराध करेगा वो आजीवन कारावास से या 10 साल के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो पनिशमेंट भी जब हम देखते हैं तो वो इसी सेक्शन के उपधारा 2 में दी गई है। तो बस सिंपल ये इसकी पनिशमेंट बताती है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3। ये बात करता है हत्या सहित डकैती, यानी डकैती करने गए और डकैती के साथ साथ ही किसी का मर्डर भी कर दिया। तो अगर कोई ऐसा करता है, ठीक, तो उपधारा 3 के अनुसार अगर ऐसे 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो जॉइंटली एक साथ इकट्ठे होकर डकैती कर रहे हों और कोई व्यक्ति इस तरह से डकैती करने में हत्या कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति किससे दंडित होगा, मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 साल के कठिन कारावास से और जुर्माने से। जैसे मान लो A, B, C, D और E, ये 5 लोग हैं।
5 लोग किसी घर में घुस गए डकैती डालने के लिए। अब डकैती डाल रहे थे जिस टाइम पे वो, उस टाइम पे परिवार का कोई मेंबर आ गया और उनको रोकने लगा। अब उन्होंने क्या किया, उनमें से ए जो व्यक्ति था जो डकैती में जॉइंटली उन लोगों के साथ था, वो उसकी डेथ कॉज कर देता है, उसको मार देता है, उसका मर्डर कर देता है। अब इसने मर्डर कर दिया तो ये नहीं माना जाएगा कि सिर्फ ए ही लायबल होगा, बल्कि ये 5 के 5 लोग, हर व्यक्ति को वही पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वो जॉइंटली थे ना, वो सब जॉइंटली उस एक्ट को कर रहे थे, डकैती का अपराध कर रहे थे, और ए ने मर्डर कर दिया परिवार के मेंबर का, तो सब के सब यहाँ पे दोषी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ए को जो है वो इससे दंडित करोगे और बाकी को सिर्फ आप सबसेक्शन 2 में दंडित करोगे, नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हत्या सहित डकैती का अगर अपराध होता है तो उपधारा 3 के अनुसार हर व्यक्ति, अगर 5 लोग गए हैं तो 5 में से हर व्यक्ति को या तो कोर्ट मृत्युदंड दे सकता है या आजीवन कारावास देगा, जो 10 या फिर 10 साल का कठिन कारावास देगा और जुर्माना। तो 3 यहाँ पे ऑप्शन है, कोर्ट चाहे तो कोई भी दे सकता है, या करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो हर व्यक्ति यहाँ पे दोषी ठहराया जाएगा जो हत्या सहित डकैती में शामिल था। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 4। अब ये बात करता है प्रिपरेशन की, यानी कि डकैती की तैयारी की। तो उपधारा 4 बात करती है कि जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करता है, मतलब ऐसे ही तैयारी कर ली, अब देखो तैयारी पहले करी बट कुछ एक्ट नहीं किया, तो तैयारी तब तक तो दंडित नहीं होगी जब तक आप कोई एक्ट ना करो, है ना। बिना एक्ट के आप तैयारी करके बैठे रहो तो वो अपराध नहीं होता है। अपराध कब होता है, जब कोई ऑफेंस हो जाता है ऑफेंस, और ऑफेंस होने के बाद वो तैयारी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी तरीके से मान लो अब डकैती का ऑफेंस, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति डकैती की तैयारी कर रहा है तो केवल तैयारी को भी यहाँ पे देखो दंडित बनाया गया, कितना सीरियस नेचर का क्राइम यहाँ पे माना गया है इस चीज़ को। तो डकैती की तैयारी अगर कोई करता है तो वो 10 साल के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हर सबसेक्शन अलग अलग बात कह रहा है, हर उपधारा अलग अलग बात कर रही है। कहीं पर पनिशमेंट दी गई है, कहीं पर डेफिनेशन दी गई है, कहीं पर हत्या सहित डकैती दी गई है, और यहाँ पे तैयारी दी गई है। तो डकैती क्योंकि एक सीरियस नेचर का क्राइम है और एक ऐसा अपराध है जो 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं, जॉइंटली कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसकी तैयारी को भी देखो अलग से पनिशमेंट इसकी दी गई है। तो उपधारा 4 इसकी तैयारी के बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 5 यानी उपधारा 5, डकैती करने के प्रयोजन से इकट्ठा करना। अब अगर मान लो 5 लोग हैं या 5 से ज़्यादा हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, अपना एक ग्रुप, अपनी एक गैंग बना रहे हैं कि हम इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर हमको डकैती डालनी है। इस तरीके से वो इकट्ठा होते हैं। तो जो कोई डकैती करने के प्रयोजन से इकट्ठा 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के समूह में से एक है, मतलब उनका एक ग्रुप है और उसमें से कोई एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति क्योंकि उसने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया है, वो भी कठिन कारावास से जो 10 साल का होगा या फिर आजीवन कारावास से, ठीक, और कितने से, जुर्माने से दंडित होगा। तो ध्यान रखना है ये, ठीक। डकैती करने के प्रयोग, सॉरी ये मैंने लास्ट वाला बोल दिया, इसका दंड ये था 7 साल का कठिन कारावास और जुर्माना। तो यहाँ पर इसकी पनिशमेंट 7 साल की है, ध्यान रखनी है। अगर कोई डकैती करने के लिए इकट्ठा भी होता है, अपना कोई ग्रुप बनाता है, तो उसमें इसके लिए पनिशमेंट दी गई है। सबसेक्शन 6 यानी उपधारा 6 क्या कहती है, डकैतों की टोली में शामिल होना। अब उनकी गैंग में अगर कोई शामिल होगा तो जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का है जो अभ्यासत है, डकैती करने के लिए सहयुक्त हो, मतलब हैबिचुअली वो डकैती का कार्य करते हैं, डकैती का ऑफेंस करते हैं, हैबिचुअली उनका काम बन गया है ये, तो वो अगर कोई व्यक्ति उस टोली में भी शामिल होता है तो उसके लिए है आजीवन कारावास या 10 साल का कठिन कारावास और जुर्माना, ठीक। सिंपल है, सारी उपधाराएं अलग अलग बात कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट हम चाहें तो हर सबसेक्शन की एक पहचान बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हर सबसेक्शन, हर उपधारा एक अलग बात कर रही है। अब बात करते हैं थोड़े सीरियस नेचर की, अपराध और लूट, मतलब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लूट भी है और डकैती भी है। तो सेक्शन नंबर 311 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है मृत्यु या घोर उपति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। अब आपको किसी की डेथ कॉज करनी है, किसी को मारा है या किसी को गंभीर चोट करने की कोशिश करने के साथ ही आप लूट या डकैती करने जा रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सज़ा देखो कितनी है। सेक्शन कह रहा है कि अगर लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है, आयुध मीन्स घातक हथियार, कोई खतरनाक हथियार है, मतलब 5 हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं, किसी के घर में घुस गए, हथियार लेके किसी के घर में घुस गए और उसके साथ ही वो क्या करते हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर कोई आया
तो इसको मारेंगे, इसको गंभीर चोट पहुंचाएंगे। इस तरीके से अगर इस कोशिश के साथ कोई लूट या डकैती करता है और किसी व्यक्ति को मान लो गंभीर चोट पहुंचा देता है, हाथ में कोई ऐसा रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर से सामने वाले को शूट कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गई, मान लो उसके हाथ में गोली लग गई और उसको आ गई गंभीर चोट, है ना, या किसी की डेथ कॉज करने के लिए या उसको गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करने के लिए जा रहे हैं 5 या 5 से ज़्यादा लोग, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे सज़ा है 7 साल की। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो व्यक्ति 7 साल के कारावास से दंडित होगा। 312 क्या बात करता है? 312 बात कर रहा है कि घातक हथियार से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। अब यहाँ पे कोई खतरनाक हथियार आपके पास है और आप उसे साथ में रखकर लेकर जा रहे हैं कि अगर कोई भी आएगा रास्ते में तो मैं इससे उसको शूट करूँगा। मान लो रिवॉल्वर ही रख के चले गए, तो अगर कोई घातक हथियार है ना, चाकू वगैरह या कुछ ऐसा, तो घातक हथियार को साथ लेकर आप लूट या डकैती करने की कोशिश कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो। तो अगर लूट या डकैती की कोशिश करते समय अपराधी किसी घातक हथियार से सज्जित है, तो अगर उसके पास से हथियार भी मिल गया, ठीक, जिसको लेकर वो चला था लूट या डकैती करने के लिए, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? यहाँ पे भी देखो 7 साल का कारावास बताया गया है, चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 313, लुटेरों आदि की टोली में शामिल होने के लिए दंड। अब ये बता रहा है कि जो कोई व्यक्ति लुटेरों की टोली का है ना, या जो अभ्यासतः चोरी का या लूट करने में संयुक्त है, मतलब या तो उनकी हैबिचुअल वो चोरी ही करते हैं, उनका ये काम बन चुका है, या फिर वो लूट ही करते हैं और ऐसी कोई टोली बनाई हुई है जो डाकुओं की टोली नहीं है, मतलब वो टोली डाकुओं की टोली नहीं है, ऐसे लोगों की टोली है कि जो या तो अभ्यासतः चोरी ही करते हैं, वो हैबिचुअल हैं चोरी करने में, उनका काम ही ये है, या फिर वो लूट ही करते हैं। अगर इस तरीके से कोई उस टोली में शामिल होगा तो फिर वो यहाँ पर 7 साल के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सिंपल, सारे ही सेक्शन अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं, बट ये जो आपका आज टॉपिक था 309 से 313, ये लूट और डकैती के ऑफेंस को क्लियर कर रहा है। ठीक, ये आपका एक अलग ऑफेंस है, अलग अलग ऑफेंसेस दिए गए हैं अलग अलग सेक्शन में, और ये जो हमारे संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध चल रहे हैं BNS के, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, 100 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। इसीलिए टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो, और जो केस लॉ बताती हूँ चाहो तो आप उसको नोट डाउन कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।